हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। मेरे भाई, ये पर्यावरण न सिर्फ आपका है न मेरा है, ये हम सभी पृथ्वीवासियों का है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है हमारा पर्यावरण। किसका पर्यावरण? हमारा पर्यावरण। ठीक है। और इस चैप्टर की बात करें तो तकरीबन हर साल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। 3 से 4 नंबर आप कहीं नहीं जाने देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारा चैप्टर को बड़े ही शानदार तरीके से। तो सबसे मेरा जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा पर्यावरण। होता क्या है? ठीक है। पर्यावरण कहते हैं किसको? तो पर्यावरण की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी जीव के चारों ओर फैली हुई जैव और अजैव घटकों से बनी वह दुनिया जिसमें वह निवास करता हो एवं जिससे वह प्रभावित होता हो, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। सुन लीजिए फिर से। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई जैव और अजैव घटकों से बनी वह दुनिया जिसमें वह निवास करता हो एवं जिससे वह प्रभावित होता हो, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण की, तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी, पानी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, मिट्टी। ये सब के सब क्या है? तो पर्यावरण का एक हिस्सा है। ठीक है। पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वायु हो जाएगा और मिट्टी। ये सब के सब क्या है? पर्यावरण का एक हिस्सा है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मेरे भाई, पर्यावरण के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 4 प्रमुख घटक आता है। कितने घटक? 4। पहला घटक जो है वो है जलमंडल, और दूसरा घटक हो जाएगा जीवमंडल, तीसरा घटक हो जाएगा स्थल मंडल, और इसका चौथा घटक हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा जवाब में कि पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 2 नंबर के सवाल तो इस टॉपिक से बनना ही है, फिक्स कर लीजिए 2 नंबर। ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र होता क्या है? ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं किसको। तो सुन लीजिए इसका परिभाषा। किसी जीवमंडल की, यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये किसी जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है
जो ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर करता है। सुन लीजिए फिर से, पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसके घटक की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करें तो इसके 2 घटक हैं। ठीक है, यानी इस पारिस्थितिक तंत्र की अगर घटक की बात करें तो इसके कितने घटक हैं? 2 घटक। कितने घटक? 2 घटक। इसका पहला घटक है जैव घटक और दूसरा घटक हो जाएगा अजैव घटक। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं। इसका पहला घटक क्या है? जैव घटक और दूसरा घटक है अजैव घटक। अब देखिए यहाँ पे जैव घटक के अगर बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत जो है पेड़ आता है, जंतु आता है, मनुष्य आता है एवं जितने भी सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये सब के सब जैव घटक के अंतर्गत आता है, जो पारिस्थितिक तंत्र का पहला घटक है। ठीक है, अजैव घटक की बात करें तो अजैव घटक के अंतर्गत आता है मिट्टी, वायु, प्रकाश, ताप आदि। ये सब के सब अजैव घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा भी आप लोग जान लिए और इसके घटक कौन कौन से हैं, तो जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, जितने भी सूक्ष्मधारी जीव हैं वे सब के सब जैव घटक में आएगा। और अजैव घटक की बात करें तो इसमें मिट्टी आएगा, वायु आएगा, प्रकाश आएगा, ताप आएगा। ये सब के सब अजैव घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर बात करें तो और भी कुछ जान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो ये सामान्यतः जो हैं प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो ये सामान्यतः क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, झील हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, आपसे जब पूछा जाएगा सवाल में कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा जवाब में? नदी, समुद्र, झील, वन, तालाब, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, और कुछ पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मनुष्य क्रियाकलापों के अनुसार भी बना रखा है। ठीक है, कुछ पारिस्थितिक तंत्र ऐसे हैं जो मनुष्य अपने क्रियाकलापों के अनुसार बना रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये तो प्राकृतिक हो गया, और जो मानव बनाया है वो हो जाएगा कृषि, जल जीवशाला, पार्क, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो तंत्र होता है, मनुष्य के द्वारा जो पारिस्थितिक तंत्र बनाए जाते हैं वे पारिस्थितिक तंत्र इस प्रकार से हैं। कृषि है, जल जीवशाला है, पार्क है, बगीचा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है और ये क्या है? प्राकृतिक। तो कृत्रिम यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और जो प्राकृतिक होते हैं, ऐसे सामान्यतः प्राकृतिक ही होते हैं। ठीक है, मनुष्य भी अपने क्रियाकलापों के अनुसार बना रखा है। उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक
है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। तो इसको रफ कर लेते हैं और आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। क्या है? क्या लिख दिए भाई? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, ये मेरा टॉपिक है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। दोस्तों, अगर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें तो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण दो प्रमुख अवयवों से होता है। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जो है वो दो प्रमुख अवयवों से मिलके होता है। इसका जो प्रमुख अवयव होगा वो अवयव होगा अजैव अवयव, और दूसरा अवयव जो है वो है जैव अवयव। ठीक है, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना होता है वो दो प्रमुख अवयव से मिलके होता है। ठीक है, जिसका देखिए पहला अवयव क्या है? अजैव अवयव, और दूसरा अवयव क्या है? जैव अवयव। ठीक है, अब हम लोग दोनों को एक एक करके जान लेंगे कि अजैव अवयव क्या होता है और जैव अवयव क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं अजैव अवयव के बारे में कि अजैव अवयव किसे कहते हैं। तो अजैव अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक जिसमें जीवन नहीं होती हो। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वैसा घटक जिसमें जीवन नहीं होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव अवयव कहते हैं। यानी कि अब जिसमें जीवन नहीं होगा वो निर्जीव होगा। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं होगा यानी जितने भी निर्जीव वस्तु हैं वे सब के सब अजैव अवयव के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अजैव अवयव किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक जिसमें जीवन नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजैव अवयव, यानी कि निर्जीव वस्तु। जितने भी निर्जीव वस्तु है वे सब के सब अजैव अवयव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अजैव अवयव की अगर बात करें तो ये 3 भागों में बटा होता है। इसको रफ कर देते हैं। अजैव अवयव की अगर बात करें तो अजैव अवयव जो है ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। ठीक है, जिसका पहला जो है वो है भौतिक वातावरण। अजैव अवयव का जो पहला हिस्सा है वो क्या है? भौतिक वातावरण। इसका दूसरा हिस्सा है पोषण, और इसका तीसरा हिस्सा है जलवायु। यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि अजैव अवयव के कितने घटक हैं तो क्या बताना है? 3 घटक, भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। ये तीनों के तीनों किस अवयव के घटक हैं? तो अजैव अवयव के घटक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप आदि, ये सब के सब भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है।
ठीक है। यानी भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत, जो कि पहला घटक है अजैव अवयव का। ठीक है। अब बात करते हैं पोषण की। तो पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पोषण के अंतर्गत जितने भी कार्बनिक एवं अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वे सब के सब पोषण के अंतर्गत आते हैं। यानी इसके अंतर्गत जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वे सब के सब पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु के अंतर्गत जो है सूर्य की प्रकाश, ताप, आर्द्रता एवं दाब, यानी ये सब जो है मिलजुल कर किसका निर्माण करता है, जलवायु का। ठीक है। यानी सूर्य की प्रकाश, ताप, आर्द्र एवं दाब, ये सब जब आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है, जलवायु का। किसका निर्माण करेगा, जलवायु का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अजैव अवयव क्या होता है, अजैव अवयव के कितने प्रमुख घटक हैं, तो 3 घटक हैं, भौतिक वातावरण, पोषण, जलवायु। भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और इस चीज़ को नोट करते जाइएगा। ठीक है। चलिए इसका दूसरा जो घटक था जैव घटक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जैव अवयव। ठीक है। जैव अवयव, जैव अवयव देखिए उसका जस्ट ये क्या है, अपोजिट है। जैसे कि हम लोग अजैव अवयव पढ़े थे, तो अजैव अवयव में क्या बताए थे कि जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं वे सब के सब अजैव अवयव के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें निर्जीव नहीं आएगा, क्या है, इसमें क्या आएगा, जितने भी सजीव हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं कि जैव अवयव कहते हैं किसको। तो जैव अवयव की परिभाषा क्या लिखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में, सुनिए, पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक जिसमें जीवन होता हो उसे क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वैसा घटक जिसमें जीवन होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव अवयव कहते हैं। यानी कि इसमें जितने भी सजीव होंगे, जितने भी सजीव होते हैं वे सब के सब जैव अवयव के अंतर्गत आता है। ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, जैव अवयव के अंतर्गत। अब मेरे भाई जैव अवयव की बात करें तो जैव अवयव को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। जैव अवयव के कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। ठीक है। जिसका पहला वर्ग जान लेते हैं, इसका जैव अवयव का अगर पहला वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग इसका है उत्पादक। क्या है, उत्पादक। और दूसरा जो वर्ग है वो है उपभोक्ता। और तीसरा वर्ग है अपघटनकर्ता। ठीक है। जब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि उत्पादक जो है वो किस अवयव का घटक है तो क्या बताना है, जैव अवयव का घटक है। उपभोक्ता किस अवयव का घटक है, तो जैव अवयव का घटक है। अपघटनकर्ता किस अवयव का घटक है, तो जैव अवयव का घटक है। ठीक है। अब हम लोग इस तीनों को एक एक करके जानेंगे कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटनकर्ता क्या होता है। ठीक है। तो इसके बाद का जो मेरा टॉपिक हो वो उत्पादक। उत्पादक, तो उत्पादक की परिभाषा की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक
जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, यानी खुद से बना लेता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, देखिए हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है, और ये अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। समझ में आया? यानी कि उत्पादक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण कर लेता हो, स्वयं से बना लेता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, ये सब के सब हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब के सब उत्पादक कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता के बारे में हम लोग जानते हैं। अब तो उपभोक्ता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता कहते हैं किसको। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वैसा घटक जो अपना भोजन स्वयं से ना बनाकर किसी दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, यानी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाला वैसा घटक जो अपना भोजन का निर्माण खुद से ना कर किसी दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हम लोग जो इंसान है, इंसान हम लोग भी किस में आते हैं? तो उपभोक्ता में ही ना आते हैं। अपना भोजन का निर्माण हम लोग खुद से नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि हम लोग किसी दूसरे जीवों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो हम लोग क्या है? उपभोक्ता हैं। क्लियर है? अब सुनिए, यहाँ पे उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता को भी जो है ना 3 वर्गों में ही बांटा गया है। उपभोक्ता देखिए कहीं पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जैव अवयव की बात करें तो जैव अवयव की कितने घटक था? 3 घटक था। अजैव का कितने घटक था? 3 घटक था। उसके बाद हम लोग उपभोक्ता की बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता को भी 3 वर्गों में ही बांटा गया है। तो आपसे किसी भी वर्ग के बारे में पूछ ले, जैव, अजैव, उपभोक्ता, तो 3 ही बताना। ठीक है, बुक में 3 ही दिया है, हम लोग 3 ही जानेंगे उपभोक्ता के बारे में। चलिए इसके तीनों घटक की बात करें, उपभोक्ता के 3 घटक, यानी घटक क्या है? उपभोक्ता को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, वर्ग देखिए यहाँ पे, चलिए इसको इस तरह से दिखा देते हैं। उपभोक्ता को कितने वर्गों में रखा गया है? 3 वर्गों में। हम लोग मुख्यतः 3 वर्गों में ही इसको लेके चलेंगे। ठीक है, जिसका देखिए पहला वर्ग क्या हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। इसका पहला जो वर्ग है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। यानी देखिए बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। पहला जो है, पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि देखिए इसका क्रम में ही इसका नाम है ना दिया हुआ। यानी कि प्रथम प्राथमिक हुआ, दूसरा द्वितीयक हुआ और तीसरा तृतीयक हो गया। तो उपभोक्ता का वर्ग भी याद रहेगा आपको, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब इस तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं किसको? परिभाषा सुन लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला वैसा घटक बोल सकते हैं या ऐसा उपभोक्ता। ठीक है, इतना लंबा क्या लिखेंगे, बस हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा उपभोक्ता जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता हो, उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। सुन लीजिए फिर से,
ऐसा उपभोक्ता जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए इसका उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हिरन, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। देखिए ये सब के सब जो भोजन की प्राप्ति करता है वो हरे पेड़ पौधों से करता है। तो ये किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिरन, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, घोड़ा, हाथी, मतलब क्या, जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता हो वह सभी जानवर किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। यानी कि सीधा सीधा याद रखना है कि जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी, देखिए ये सब के सब क्या शाकाहारी है। और शाकाहारी किसको कहते हैं, जो अपना भोजन जो है वो मतलब मांस उस नहीं खाता हो, ठीक है, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जो भी होते हैं वे सब के सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो ऐसा उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाने का काम करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो ऐसा उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शेर, बाघ, और इसमें पक्षी भी ले सकते हैं, पक्षी भी आएगा इसमें, पक्षी, सर्प, मेढक। देखिए ये सब के सब क्या है, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। और ये सब के सब क्या है, तो मांसाहारी है, ठीक है, मांस खाने का काम करता है। नहीं, शेर हिरन को छोड़ेगा क्या, नहीं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखिए शेर, बाघ, पक्षी, सर्प, मेढक, ये सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तृतीयक उपभोक्ता की, तो तृतीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, ऐसा उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता हो। अब आपको लगता होगा कि ये क्या हो रहा है भाई, एक दूसरे को खाने का काम कर रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। बस फिलहाल इतना जान लीजिए कि तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं किसको, इसके बारे में जान ले तो उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता की परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सुन लीजिए, जैसे में क्या क्या हो जाएगा, जैसे में आप सर्प लिख सकते हैं, बाज लिख सकते हैं, चीता लिख सकते हैं। देखिए ये सब के सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अब आपको लगता होगा कि सर्प द्वितीयक उपभोक्ता में भी है और तृतीयक उपभोक्ता में भी लिख दिए हैं, तो हम लोग जान लेते हैं सर्प जो है, सर्प द्वितीयक उपभोक्ता भी कहलाता है और तृतीयक उपभोक्ता भी कहलाता है। आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि ये द्वितीयक उपभोक्ता में देख रहे हैं यहाँ पे, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक में कैसे आ रहा है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसको रफ कर लेते हैं ऊपर वाला, तो देखिए सर्प जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता में भी आता है और तृतीयक उपभोक्ता में भी आता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहता है, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो वही द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। सर्प जो है जब खरगोश को खाएगा, खरगोश को, तो खरगोश किस उपभोक्ता में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। और खरगोश को भी तो खाने का काम करता है सर्प,
तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता हो वो कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता भी आया है ना, ये सर खरगोश को खा रहा है, लेकिन जब यही सर्प मेढक को खाने का काम करेगा, मेढक, ठीक है, सर्प तो मेढक को भी खाता है, तो मेढक किस उपभोक्ता में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में। देखिए यहाँ पे अगर ग्रास हॉपर की बात करें, ग्रास हॉपर भी जो है, ग्रास हॉपर, ठीक है, ये घास खाने का काम करता है। तो जो घास खाता हो यानी हरे पौधा खाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये मेढक किसको खाता है? ग्रास हॉपर को खाता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा ना जी, द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता को यहाँ पर देखिए, ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा रहा है, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है वो क्या कहलाता है? तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो मेढक यहाँ पे क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, और खरगोश क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। तो सर्प जब प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, और यही सर्प जब मेढक को खाता है यानी द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तब ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? पूछा जाएगा कि सर्प जो है वो किस उपभोक्ता में आता है, तो द्वितीयक और तृतीयक दोनों में बताना है, और कैसे हुआ समझा दिए। चलिए इसके बाद एक मोस्ट टॉपिक जान लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में सवाल तो बन ही जाता है भाई। मनुष्य एवं तिलचट्टा, ठीक है, यहाँ 1 नंबर का सवाल तो फिक्स कर लीजिए कि मनुष्य एवं तिलचट्टा ये किस प्रकार के जीव हैं। ठीक है, तो ये जो है सर्वभक्षी होते हैं। मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है ये क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी किसको कहते हैं? तो सर्वभक्षी वैसे जीव को बोलते हैं जो जंतु को भी खाता हो और पेड़ पौधे को भी खाता हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। तो मनुष्य जंतु को भी खाता है और पेड़ पौधे को भी खाता है। तिलचट्टा क्या है? ये दोनों को, दोनों जीव जंतु और ये पेड़ पौधे को, दोनों को खाने काम करता है। तो जो दोनों को खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है किस प्रकार के जीव जंतु हैं या फिर किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो डायरेक्ट बताना है हम लोग को, सीधा बताना है कि क्या है? सर्वभक्षी होते हैं। और सर्वभक्षी किसे कहते हैं? तो जो जंतु तथा पेड़ पौधा दोनों को खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? ठीक है, और ये देखिए जैव अवयव का जो 3 वर्ग था उसका तीसरा वर्ग यही है, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? तो वैसा सूक्ष्म जीव जो मरे हुए जीवों को अपघटित करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। वैसा सूक्ष्म जीव जो मरे हुए जीवों को अपघटित करता हो, तोड़ता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही पर रखते हैं। धन्यवाद।